नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग मॉडल्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपको जितना मॉडल्स करवाया है उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नीड, डेयर और यूज टू के बारे में। देखिए, ये भी मॉडल्स का ही एक पार्ट है। किस तरह से ये मॉडल्स का एक पार्ट है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये मॉडल्स होने के साथ साथ और भी एक काम करते हैं। इनका नाम पता क्या है? इनको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको कहा जाता है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि ये मॉडल होने के साथ 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 में एक और काम करते हैं, है ना। मॉडल्स तो ये होते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम तो करते ही हैं, इसके अलावा ये एक काम और करेंगे। एक क्या, नीड और डेयर, तो दो काम और करेंगे। तो इनका एक अलग से ही नाम दे दिया गया जिसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, नीड, डेयर एंड यूज टू। चलिए भाई, इनके बारे में पढ़ते हैं। मैं पहले आपको नीड और डेयर के बारे में बता देता हूँ, फिर हम यूज टू देख लेंगे। देखना, नीड और डेयर ये दोनों मॉडल्स या मैं कहूँ हेल्पिंग वर्ब होने के अलावा ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। मॉडल्स तो ये हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ साथ ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। मेन वर्ब का काम जब ये करेंगे ना, तब आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्ब का एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये वर्ब का एक टाइप होता है, और क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का यूज बहुत ही जबरदस्त है, जिसके अंदर इसके आपको दो टाइप मिलते हैं। एक इसको बोला जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब और एक बोला जाता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूं क्या होता है। जैसे देखिए, वर्ब के यूसेज में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूज होते हैं, वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज करना और वर्ब को इनट्रांजिटिवली यूज करना। ट्रांजिटिवली यूज करने का मतलब ये हुआ कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, समझिए, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इनट्रांजिटिवली वर्ब यूज करने का मतलब क्या हुआ कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो हमारे पास, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का जवाब होता है या फिर वो होम का जवाब होता है। लिविंग हुआ तो होम का जवाब, नॉन लिविंग हुआ तो व्हाट का जवाब। मैं जब आपको वर्ब की और डिटेल, अभी तो हेल्पिंग वर्ब चल रहा है ना, मॉडल चल रहा है, जब अपने मेन वर्ब की तरफ आएंगे, जो कि आपको फर्स्ट क्लास के अंदर याद होगा, मैंने एक वो टेबल बनवाई थी ना, उस टेबल के अंदर मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया था कि मेन वर्ब के कितने टाइप के यूसेज होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो वो जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की बात मैं कर रहा हूँ, आप कहोगे इसके बीच में क्यों लेके आया, समझिएगा उसको। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज किस तरह से हुआ, उस वर्ब का यूज ट्रांजिटिवली हुआ। और ट्रांजिटिवली यूज अगर आप करते हो वर्ब का, तो उसके ऑब्जेक्ट दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो व्हाट का जवाब और एक होम का जवाब, है ना। व्हाट का जवाब और होम का जवाब। व्हाट नॉन लिविंग के लिए आता है, होम लिविंग के लिए आ जाता है। तो इस वर्ब को क्या बोला गया जिसके लिए इसका जवाब आया ट्रांजिटिवली, ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके बाद में सिर्फ व्हाट या फिर होम का जवाब आए, तो उसको मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्साइड्स होते हैं? एक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्साइड्स होते हैं? दो। तो इसका मतलब डाई ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। और वो दो ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? व्हाट और होम, दोनों का जवाब आ जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वर्ब कहूं मैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इसके दो टाइप होते हैं, डाई ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव।
मोनो ट्रांजिटिव के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट आता है, डाई ट्रांजिटिव के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं। दो ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, व्हाट और whom दोनों का जवाब आ जाता है। मैं इसका आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, इसका एग्जाम्पल होगा आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। ठीक है, किसे जवाब दिया, हिम को, सॉरी ये हुम का जवाब हुआ ना, फिर क्या कहा, ट्रुथ कहा। यू शुड गिव अस द आंसर। अस हुम का जवाब हुआ, द आंसर व्हाट का जवाब हुआ। तो इस तरह की भी वर्ब्स होती हैं, ये जानना आप लोगों को बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको या तो ढंग से पढ़ें या फिर ना पढ़ें। ठीक है ना भाई, पढ़े तो ढंग से पढ़ें, लड़े तो जी जान से लड़ें। हारने के लिए कौन लड़ता है ना, हम लोग हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और वैसे भी हमारा मुश्किल वक्त चल रहा है, ये सभी का तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब मुश्किल वक्त है। तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये याद रखना, सख्त लौंडा उस टाइप में। लो, तो बात आती है नीड पर। नीड और डेयर जब ये मॉडल बनते हैं तो इस मतलब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, तो इसके बाद में मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन जब ये खुद मेन वर्ब बनते हैं तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इसे नोट कर लो, अगर ये खुद मेन वर्ब बना तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब पता है क्या दिक्कत है, इस बात को समझना। ऑब्जेक्ट वाली बात मैं पहले आपको लिखवा देता हूं कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है। ऑब्जेक्ट में तो आ सकता है कोई नाउन, ऑब्जेक्ट में आ सकता है कोई प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट में कौन आ सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं उस समस्या की। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिए। चलिए, कर लिया होगा, हाँ जी। तो नीड और डेयर, अगर ये, या फिर मैं कहूं कि इनके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होगा जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब क्या रहा है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब है मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की प्योर फॉर्म होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना जो बी डूअर है, वो हेल्पिंग वर्ब की प्योर फॉर्म नहीं होती, क्योंकि वो मेन वर्ब का भी काम करती है। अगला टॉपिक अपना वही रहेगा, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग ग्रामर के साथ साथ वोकैब की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। ओके, आप में से कितने लोग वोकैब की क्लास सुबह और कितने लोग वोकैब की लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, शाम को पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कि वोकैब की क्लास लाइव ही होगी, वो वैसे तो वो लाइव सुबह होनी चाहिए या शाम को होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर नीड और डेयर ये दोनों अगर मेन वर्ब हैं तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैंने अभी बताया आपको, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। तो समस्या की बात करें, हमें कैसे पता लगेगा कि कब नीड और डेयर के बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करना है, मतलब कब नीड और डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और कब नीड और डेयर जो है वो मेन वर्ब है, ये हमें कैसे पता लगेगा। भाई हम नीड और डेयर के बाद में टू प्लस वी1 लगा दें, हम लोग नीड और डेयर के बाद में अकेला v1 लगा दें, तो हमें कैसे पता लगे। उसके लिए आपको सबसे पहले तो सेंटेंस की फॉर्मेशंस देखनी होगी। देखो कैसे, देखिए एक बेसिक सी बात है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये एक असर्टिव सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है ना। अगर मैं इसी को नेगेटिव करूं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव करूं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो और जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लें इसको कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये आ रहा है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है, ये इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन है और ये असर्टिव की फॉर्मेशन है। ये हमें पता लग गया यहाँ पर, है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो आपको क्या पता लगा यहाँ पर? अगर मैं यहाँ थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ तो नॉट जो है वो हमेशा किसके साथ में यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, उसकी शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ठीक है। देखो कुछ रेफरेंस बुक्स हैं बहुत ही बेकार, बहुत ही यूजलेस टाइप की, उनके अंदर ये बातें लिखी हुई है कि जब जब नीड और डेयर के बाद में ये वर्ब्स, 10 एक एग्जांपल लिख के ये वर्ब्स आएंगी तो उन वर्ब्स को आपने 2+V1 में यूज़ करना है। और जब जब नीड और डेयर के बाद में वो वर्ब्स आएंगी तो उनको आपने V1 में यूज़ करना है। अरे भाई बुक लिख रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्ब डिपेंड कर रही है कि कौन सी वर्ब आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, कौन सी 2+V1 में आएगी? वो ऐसा नहीं है, वर्ब पर निर्भर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नीड और डेयर के यूसेज पर। अगर आपने नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब बनाया, मतलब आपने उसको मॉडल बनाया, तब उसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी। अगर आपने नीड और डेयर को मेन वर्ब बनाया तो उसके बाद में 2+V1 आएगा, क्योंकि अगर वो मेन वर्ब है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना होता है ना। तो फिर वो बात आती है कि इस फॉर्मेशन में नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है, इस फॉर्मेशन में नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है। तो कहानी ये है, नीड और डेयर अगर ये मेन वर्ब हुई तो इसके बाद में 2+V1 आएगा। नीड और डेयर अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुई तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लिख लो इसको, नीड और डेयर अगर ये मेन वर्ब हुई तो इसके बाद में 2+V1 आएगा। नीड और डेयर अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इसके बाद में V1 आएगा। लिख लिया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। पहले मैं एग्जांपल लिख दूंगा, आप भी साथ साथ नोट कर लेना, उसके बाद मैं उन एग्जांपल्स के आंसर बताऊंगा, आप उनको नोट कर लेना। जैसे यू नीड गो होम, दे डोंट नीड आस्क दिस stupid question, need you to solve everything on time, she doesn't dare quit the class, does Mohan dared to go out at night?
my phone to call someone. वीडियो को पॉज करें और इनको फटाफट नोट कर लें आप। कर लिया होगा, आंसर देखें। यू नीड गो होम नाउ। नीड यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। नीड जब मेन वर्ब होगा तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट कौन आएगा यहाँ पर? टू गो हो जाएगा, क्योंकि गो ऑब्जेक्ट नहीं होता, टू गो जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव होता है। मैं आपको इन्फिनिटिव भी करवाऊंगा। दे डोंट नीड आस्क दिस स्टूपिड क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये नीड क्या है? ये भी मेन वर्ब है, और ये डोंट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और क्योंकि ये मेन वर्ब है तो इसके बाद में कौन आ जाएगा? टू आस्क आ जाएगा। नीड यू टू सॉल्व एनीथिंग एवरीथिंग ऑन टाइम। नीड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका यूज होता है? हमेशा मेन वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। नीड यू सॉल्व एवरीथिंग ऑन टाइम, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है ना। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है। शी डज नॉट डेयर क्विट द क्लासेस। डज नॉट डेयर, ये डेयर मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो नीड और डेयर जब भी मेन वर्ब हो गए तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो टू क्विट हो जाएगा। देखो ये जो है ना यहाँ पर टू क्विट जो है वो डेयर का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक सेंटेंस में मेन वर्ब जो होती है वो एक ही आ सकती है, तो आपको टू लगाना पड़ा यहाँ भी और इधर भी। तो टू प्लस V1 जैसे ही आपने किया इसको, तो वो उसका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगर आप टू नहीं लगाओगे तो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर हमारे पास में दो मेन वर्ब्स हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब्स नहीं होती हैं कभी भी। डज मोहन डेयर्ड टू गो आउट एट नाइट। पहली बात तो डज आ गया यहाँ पर। डज के बाद में जो मेन वर्ब आई है वो डेयर है, तो डज या डू डज डिड के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करते हैं। डज मोहन डेयर टू गो आउट एट नाइट। अब ये मेन वर्ब है डेयर यहाँ पर, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो इसके बाद में टू गो आ गया। ये सेंटेंस अपना फिर ऐसे सही हो जाएगा, डेयर्ड नहीं लिखना। आई नीडेड माई फोन टू कॉल समवन। नीडेड जो है वो क्या बन गया यहाँ पर? नीडेड मेन वर्ब बन गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये मेन वर्ब है, और इसके बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर। आई नीडेड माई फोन टू कॉल समवन। टू कॉल समवन यहाँ पर ये एडवर्ब है,